हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल। हम जो केस देख रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल यानी थ्री ज्यामिति है। अगर हम थ्री डायमेंशनल का केस कंसीडर करेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। और हम चाहें तो उसे टू डायमेंशन में अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाए तो हम एक्स वाई एक्सिस या कोई भी दो एक्सिस ले सकते हैं, और वन डायमेंशन का आ जाए तो कोई भी एक एक्सिस लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हैं जहां पे हम थ्री डायमेंशनल केस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि एक हमने एक पोटेंशियल वेल बनाया। पोटेंशियल वेल का मतलब एक पोटेंशियल का कुआं जैसा, ठीक है। ये हमने एक पोटेंशियल वेल बनाया और हम ये मान रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल वेल की जो बाउंड्री है वो इनफाइनाइट है, मतलब उसका जो पोटेंशियल यहाँ लग रहा है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। मतलब कभी भी जो है वो पार्टिकल जो है या इलेक्ट्रॉन, हम सिंप्लिसिटी के लिए कंसिडर कर ले एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस पोटेंशियल की बाउंड्री पर जैसे वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल मिलेगा, तो उसको कूद के बाहर नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि एक कमरा है, ठीक है, और आप कमरे में फ्री घूम सकते हैं पर कमरे के बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तरीके से एक पोटेंशियल में है आप, है ना, मतलब बाउंड्री पर पोटेंशियल लगा है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। अब अगर आपने उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मिल गया आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बाउंड्री से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। टनलिंग इफेक्ट के बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, अभी आपको इसमें टनलिंग इफेक्ट के बारे में हमने बात नहीं की। तो हमने ये माना कि एक पोटेंशियल वेल है, एक कुआं है जिसमें पोटेंशियल कितना है, बाउंड्री पर पोटेंशियल कितना लग रहा है, इनफाइनाइट लग रहा है। और इस पोजीशन पे जो पोजीशन है वो पहले कितनी है, 0, और यहाँ पर है a, ठीक है। मतलब ये बाउंड्री अगर मैं कह दूं तो कमरे, अगर आप इमेजिन करना चाहें तो एक कमरा है और कमरे की स्टार्टिंग डोर पे हमने कह दिया उसकी वैल्यू है 0 और यहाँ पर है लास्ट पे है a, ठीक है। अब मैं इस जगह पर फ्री घूम सकती हूँ पर इस बाउंड्री पर मैं कोई ना कोई पोटेंशियल मेरे ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल 0 कहाँ है, इन बिटवीन 0 है, और ये जो लंबाई है वेल की, ये कुएं की लंबाई है वो कितनी है, a है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके लिए वेव फंक्शन निकालेंगे और निकालेंगे कि एनर्जी आइगन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो पहली कंडीशन हमने ये माना कि जब आपका कोई भी फोर्स उस पार्टिकल पे नहीं लग रहा है, जब पार्टिकल फ्री घूम रहा है, तो पार्टिकल फ्री कहाँ घूम रहा है, इस बाउंड्री के बीच में घूम रहा है। अगर आपको वेव पैकेट याद हो तो वेव पैकेट में भी क्या था, आपका दो नोड्स थे, है ना, और बीच में पार्टिकल फ्री था। नोड्स के पे बाउंड्री पर क्या था, उसके होने की प्रायिकता ना के बराबर थी। अभी हम ये मान के चल रहे हैं पोटेंशियल जो है इस पोटेंशियल वेल में यहाँ पर 0 है और बाउंड्री पर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हम यूज कर रहे हैं श्रोडिंगर की, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमसे हम थ्री डायमेंशनल केस कर रहे हैं। आप वन डायमेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। पर मैं थ्री डायमेंशन इसलिए कर रही हूँ कि अधिकतम मैक्सिमम अगर आपको कोई पूछ ले कि दो ज्यामितीय में या तीन ज्यामितीय में लिखना है, सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम इसको थ्री डायमेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर, थ्री डायमेंशन में क्या लिखा था हमने, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो गया, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन थी। पर हमने क्या कहा, पोटेंशियल इनिशियल स्टेज में क्या है, इफ v इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e ऑफ साई इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रही हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख रही हूं डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ऑल्दो मैं इसको रीराइट ही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। इसको ये लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e ऑफ साई। अब इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और तीनों जो है हमको क्या बनाना है, एक्स वाई और जेड के को सेपरेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो अभी मैंने इसका माना कि इस जो वेव फंक्शन है वो है मेरा साई फंक्शन है एक्स का, वाई का और जेड का। क्योंकि क्या है, मैंने क्या लिखा, वेव फंक्शन डिफरेंशिएट हो पा रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में भी हो पा रहा है, y के रिस्पेक्ट में भी हो पा रहा है और z के रिस्पेक्ट, मतलब वेव फंक्शन में x, y और z तीनों के डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं कि x एक्सिस में वेव फंक्शन है xx
y वेव फंक्शन है y y और z में है वेव फंक्शन z z, ठीक है। तो इसका मतलब जहां मुझे psi ऑफ x y z मतलब वेव फंक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ दो ज्यामितीय बोले तो आप दो ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, इसका कॉम्बिनेशन लिख लीजिए। और अगर आपसे 3 डायमेंशन का है तो ये हो गया, एक डायमेंशन है एक्स एक्सिस का तो बाकी दो को मिटा दीजिए, ये हो गया। अब क्योंकि ये तीनों डायमेंशन में है तो हमें क्या करना है, इसको सेपरेशन बाय वेरिएबल मेथड से अलग अलग करना है, ठीक है। तो अगर मैं वेव फंक्शन जहां जहां दिख रहा है ये साइ, वहां पर मैं इसको रख दूं, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर, अब देखिए ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ना, तो x के रिस्पेक्ट में कौन सा डिफरेंशिएट हो सकता है, सिर्फ ये वाला। तो y और z क्या हो जाएगा इसके बाहर, तो क्या हो जाएगा आपके पास y y z z डेल स्क्वायर x x बाय डेल x स्क्वायर प्लस इसी तरह y के लिए होगा क्या, x x z z डेल स्क्वायर सॉरी डेल स्क्वायर y बाय डेल y स्क्वायर प्लस कितना x x y y डेल स्क्वायर y z बाय डेल z स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e, साई की जगह क्या आएगा x x y y और z z इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा मुझे सेपरेशन बाय वेरिएबल मेथड करना है ताकि कि मैं x एक्सिस को अलग कर पाऊँ, y एक्सिस को अलग कर पाऊँ और z एक्सिस को अलग कर पाऊँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन में दोनों साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड x y एंड z मतलब इस चीज का डिवाइड भी कर दे रही हूँ। अब अगर मैं इसके नीचे डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज इससे कट जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका बचेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय x x y y एंड z, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो यहां पर देखिए इसके नीचे आएगा एक्स वाई जेड, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब वेव फंक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, जेड मतलब वेव फंक्शन अलोंग द वेव फंक्शन मतलब वेव फंक्शन का कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बचेगा, y x और z कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन y y डेल स्क्वायर y y बाय डेल y स्क्वायर प्लस अब यहां से क्या बचेगा सिर्फ z, तो 1 अपॉन z z डेल स्क्वायर z बाय डेल z स्क्वायर। अब यहां पर तीनों ही कट जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e इक्वल टू 0, मतलब एनर्जी जो हो गया यहाँ पर वेव फंक्शन से रिलेट अभी कट गया है ना, मतलब कोई वेव फंक्शन वाला पार्ट नहीं बचा। अब हमको थोड़ा सा इसको सेपरेट करना है, मतलब मैंने क्या करना है सेपरेशन बाय वेरिएबल मेथड का इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक्स एक्सिस को एक साइड रख रही हूँ और बाकी कंपोनेंट को उधर ले जाएगी, तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई वाई डेल स्क्वायर वाई वाई बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e, यह जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इतनी मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये वाली जितनी वैल्यूज है उनकी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर तब आएगी जब इन सबका हमने जोड़ लिया और माइनस का साइन बाहर कर दिया, राइट। तो अगर मैं ये कह लूं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है लेट अस सपोज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय k1, ठीक है, इस इतनी साइड को मैंने k1 लिखा, तो k1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई वाई सॉरी डेल स्क्वायर वाई वाई बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e, ये आपका आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या करा है, सिर्फ इतना पोर्शन करा, अब हमारे को क्या करना है y और z को भी इसी तरह से सेपरेट आउट करना है, ठीक है।
तो अभी हम इसको सेपरेट आउट करते हैं। तो अभी हमने क्या करा कि सेपरेशन बाय वेरिएबल मेथड का इस्तेमाल करके एक्स कंपोनेंट को एक साइड कर लिया और वाई कंपोनेंट को दूसरी साइड कर लिया, और हमने पुट करा था क्या पुट करा था 1 अपॉन एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स एक्स ऑफ डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k1, ठीक है ना, ये हमने पुट किया था। अब हमारे पास जो इस साइड बचा हुआ था राइट हैंड साइड पे, ये था 1 अपॉन वाई वाई डेल स्क्वायर वाई वाई बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e इज इक्वल टू k1, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, y एक्सिस वाले कंपोनेंट को एक साइड रखेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग को दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब क्योंकि मैं इसको इस साइड ले जा रही हूँ, मतलब मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो y वाले को इधर ले जाके पॉजिटिव बना रही हूँ और k1 को इधर ले जा रही हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस k1 माइनस 1 अपॉन जेड जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e इज इक्वल टू माइनस कितना, माइनस का प्लस हो जाएगा 1 अपॉन वाई वाई डेल स्क्वायर वाई वाई बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली बार कंसीडर कर रहा था, इस वाले कंपोनेंट को मैं क्या कंसीडर कर ले रही हूँ, दैट इज k2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस k1 माइनस 1 अपॉन जेड जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e इज इक्वल टू k2, ठीक है। अब जैसा हमने पिछली बार करा कि z वाले कंपोनेंट को इस साइड ले जाएंगे और k वाले वैल्यू को इस साइड ले आएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस k1 माइनस k2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e इज इक्वल टू 1 अपॉन z z डेल स्क्वायर z z बाय डेल z स्क्वायर, ठीक है। आप जैसा पिछली बार कंसीडर किया, इस वाले को k1 बनाया था, इसको k2 बनाया था, तो इसको क्या बना दे k3, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं लिख रही हूँ k3, ठीक है। तो अब मेरा क्या आ गया माइनस k1 माइनस k2, ठीक है, माइनस इसको इधर ले आती हूँ माइनस k3 माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर, ये आपका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम चाहें तो थोड़ा सा इसको रीराइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास अगर मैं इन सबको लिख लूं तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस इधर का k1 k2 k3 इस साइड का ले गए हम इधर साइड पे, या हम इसको इस साइड ले जाए तो आपका k1 प्लस k2 प्लस k3 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो k3 की वैल्यू कितनी थी, k3 इज इक्वल टू माइनस k1 k2 माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा सारा प्लस में हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं इसका क्या लिख सकते हैं इसकी वैल्यू k1 प्लस k2 प्लस k3 इज इक्वल टू या 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e। अब मैं एनर्जी जो है ना वो उसको क्या कर रही हूँ तीनों डायमेंशन में लिखूं अगर मैं, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस, एनर्जी अलोंग द वाई एक्सिस एंड एनर्जी अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें यहाँ से तो k1 बराबर किसके हो जाएगा 2m ex अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। k2 बराबर कितना हो जाएगा 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e y एंड k3 हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e, माइनस में है ये सारी चीजें, है ना, इस बात को ध्यान रखना, ये चीजें आपकी इधर वाले को ये माइनस का, ये इधर वाला माइनस इधर करके ये माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लें, ठीक है, ये हो जाएगा e z। आप k1 अगर आपको याद होगा तो k1 मैंने क्या कहा था 1 अपॉन x डेल स्क्वायर x बाय डेल x स्क्वायर, तो इस k1 की जगह अगर हम रख दें तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इस वाली चीज को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e, एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस इक्वल टू 0,
और इसको हम थोड़ा सा रीराइट कर लें तो कितनी इक्वेशन होगी, डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई एक्स ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमने वेव फंक्शन पहले कंसीडर किया था उसमें क्या था, वेव फंक्शन तीनों डायमेंशन का था, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। अभी हमने सेपरेशन बाय वेरिएबल मेथड यूज करके एक्स कंपोनेंट की एक अलग इक्वेशन बना ली है। सिमिलरली हम वाई कंपोनेंट के लिए लिख सकते हैं और हम जेड कंपोनेंट के लिए। तो वाई कंपोनेंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी हमारी, डेल स्क्वायर वाई 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 डेल वाई स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई वाई ऑफ वाई वाई इक्वल टू 0। और इसी तरह से हम z एक्सिस के लिए लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर z ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल z स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई z इक्वल टू। तो ये तीन इक्वेशन हो गई। अब इसका अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालें तो वी विल एबल टू गेट द वेव फंक्शन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी जब पोटेंशियल कितना है, 0। फिर हम निकालेंगे कि जब पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो क्या होगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने जो इक्वेशन थी उसको हमने क्या करा था, एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट के लिए लिख लिया। अगर हम इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं तो वी विल एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन, जनरलाइज सॉल्यूशन क्या आएगा इन इक्वेशन के लिए सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहला क्या था, वेव फंक्शन हमारा था एक्स एक्स, मतलब वेव फंक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो आएगा दैट इज साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2me ऑफ अलोंग द एक्स एक्सिस, एच क्रॉस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही है x माइनस x0। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। y का जनरल सॉल्यूशन हो गया ny साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2me y बाय h क्रॉस स्क्वायर y माइनस y नॉट तो ये आपका जनरलाइज सॉल्यूशन हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जहां पर आपके पास nx, ny और nz जो दिख रहा है आपको, है ना, और x0, xy0 और z0 दिख रहा है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आपका आइगन फंक्शन जिसे हम कहते हैं, आइगन फंक्शन क्या लिखा था हमने, साई। साई क्या लिखा था हमने, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। जब पार्टिकल फ्री है, मतलब अगर आपको पोटेंशियल का डायग्राम में बनाओ तो अभी हमने क्या बनाया था, पोटेंशियल का डायग्राम। ये था हमारा पोटेंशियल वेल जिसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल था अलोंग द बाउंड्री और पार्टिकल फ्री था बाउंड्री के बीच में। तो x इज इक्वल टू 0 था और x इज इक्वल टू a था, और ये सेपरेशन डिस्टेंस कितना था, लेंथ ऑफ द बॉक्स जो कह रहे हैं वो a था। तो हमारा जो आइगन फंक्शन जिसे फॉर अ फ्री पार्टिकल है ना, पार्टिकल फ्री का यहां पर जहां पर पोटेंशियल उसका 0 रंग का, तो फ्री पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, या जिसे हम आइगन फंक्शन कहते हैं, वो क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को पुटअप कर दो। तो अगर इन तीनों को पुटअप करूंगी तो क्या आएगा, nx इंटू ny इंटू nz। तो मैं लिख रही हूं nx इंटू ny इंटू nz को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं n से। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, फॉर अ फ्री पार्टिकल दैट इज इक्वल टू साइन अंडर रूट ऑफ 2me x अपॉन h क्रॉस स्क्वायर x माइनस x0। ठीक है, साइन ऑफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2me y बाय h क्रॉस स्क्वायर y माइनस y0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और यही मैं इधर पे लिख दे रही हूँ, इधर पे मल्टीप्लाई भी चल रहा है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ
2m e z by h क्रॉस स्क्वायर z माइनस z। ठीक है, तो ये आपका वेव फंक्शन की वैल्यू हो गई जब पार्टिकल क्या है, फ्री है। ठीक है, अब आपको एक्स एक्सिस का आ जाए तो आप इतना लिखिए, वाई एक्सिस लिखा है तो ये 2 आ गए, जेड एक्सिस तीनों एक्सिस का है तो ये आ गया। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे जहां पर हम निकालेंगे एनर्जी आइगन। तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी आइगन फॉर अ फ्री पार्टिकल कितनी हो जाएगी, आइगन एनर्जी फॉर फ्री पार्टिकल। एनर्जी क्या थी हमारी, E इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके, एच स्क्वायर बाय 2m दैट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3। ठीक है, इससे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे दूसरी कंडीशन देखनी है, दूसरी कंडीशन क्या, जब बाउंड्री पर मतलब पोटेंशियल जब इनफाइनाइट फील कर रहा है, तब अगर आप बाउंड्री पर देख रहे हैं तो बाउंड्री पर आपकी प्रोबेबिलिटी वैसे हम बोले तो ना के बराबर होती है इनिशियली। ठीक है, तो पहली पोजीशन क्या x इज इक्वल टू 0 है और दूसरी पोजीशन क्या x इज इक्वल टू a है। तो लेट अस कंसीडर अगर हम एक डायमेंशन में ले रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारी वन डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर एक्स एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e along the x-axis x is equal to 0। ये इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, अब हम कहा बोल रहे हैं, बाउंड्री पे। तो उसका जो जनरलाइज सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन वो कितना आता है, x is equal to a sin of bx प्लस। ठीक है, आप इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी, अगर आपको याद होगा तो प्रोबेबिलिटी मैंने क्या कहा था, साइन टू साइन स्टार या मॉड ऑफ साइन स्क्वायर। ठीक है, तो बाउंड्री पर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रायिकता कितनी होती है उस पार्टिकल को प्राप्त करने की, ना के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल कितना है इसका, इनफाइनाइट है। तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सेंटर पे, जैसे अपन ने शुरुआत में बात करी थी। फिर हम आगे देखेंगे जो भी कंडीशंस होंगी। तो अभी हम दिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि वेव फंक्शन साइड की जगह क्या है मेरा, एक्स लिया है मैंने, तो इसलिए मैं एक्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 0 और x की वैल्यू कितनी होगी a, तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसके, 0। ठीक है, अब हम ये बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके हम वैल्यूज की कंडीशन को निकालते हैं। तो अगर हम पहली बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं कि x की वैल्यू 0 है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, तो अगर हम इस वेव फंक्शन में देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या बोला हमने, एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना है, a sin bx प्लस c। इसका मतलब ये कब 0 होगा, जब ये वैल्यू 0 होगी, साइन 0 पे 0 होगा, या साइन की ऐसी वैल्यू जहां पर वैल्यू, एंगल की वैल्यू उतनी की जितनी आपको 0 मिल जाए। तो अगर मैं ये बोलूं कि x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन bx प्लस c, है ना। तो x की जगह 0 रखूं तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन ऑफ c इक्वल टू 0, मतलब दैट इट c इज इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन हमको मिल गई कि x 0 है और c बराबर 0 है। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, c बराबर 0 हो गया, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, साइन ऑफ bx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी x 0 हो गया, साइन c 0। अब दूसरी कंडीशन, एट x इज इक्वल टू a, तो जहां पर x a लिख रहा है, एट x इज इक्वल टू a, तो a यहां रख दें हम, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ बी ए। अब c की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 होगी, इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझें तो यहां अगर वैल्यू पहले 0 है तो दूसरा नोड कहां बन रहा है आपका, यहां पे बन रहा है, तीसरा इसके आगे, अगर और बॉक्सेस हम कंसीडर कर रहे हैं जो सैटिस्फाइड है तो। ठीक है, तो अगर हम बोले कि c बराबर 0 आ गया, पहला हमारे पैरामीटर की वैल्यू 0 आ गई, दूसरा अगर x इज इक्वल टू a हो जाता है तो यहां पर हम a रखें, c पहले से ही हम 0 निकाल चुके हैं, तो हमारे पास साइन 0 कब होगा, जब वो n पाई के बी ए इज इक्वल टू एन पाई, एन मतलब 1 2 3, है ना। अगर हम 1 डायमेंशन लिख रहे हैं तो हम n लिख सकते हैं, हम 3 डायमेंशन लिख रहे हैं तो n1 along the x-axis, n2 along the y-axis, n3 along the z-axis। तो अभी मैंने मान लिया कि बॉक्स की लंबाई जो है x-axis के along कितना है, a है, तो कितना हो गया, b इंटू a इज इक्वल टू n1 पाई, दैट इज इक्वल टू मतलब दैट इज इक्वल टू 0, ये आपका ये आया। तो b इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, ba इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, n1
पाई, मतलब बी ए की वैल्यू कितनी आ जाए, एन पाई के बराबर आ जाए, देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू गेट 0। ठीक है, तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू n1 पाई बाय ए, ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां पर हम बोले कि ये इसको मैं साइन भी लिख सकती हूँ, साइन ऑफ एन पाई। ठीक है ना, नहीं तो आप बोलोगे कि ये इसके बराबर नहीं, मतलब बी ए ये जो एंगल है वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, n1 पाई के बराबर आ जाए, तो आपकी साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब बी की वैल्यू भी मिल गई है मुझे, सी की वैल्यू भी मिल गई है, यहाँ पे रख दे, तो हमारा एक्चुअल फंक्शन क्या आ गया, साइन एक्स एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है, n1 पाई अपॉन ए इंटू एक्स, सी की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, along the x axis वाला x is equal to a sin of n1 pi a of x, ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके इससे a की वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन की वैल्यू भी हम निकालेंगे। तो अभी हमने क्या निकाल लिया, फंक्शन निकाल लिया है ना, x is equal to a sin of n1 pi बाय ए इंटू एक्स। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अप्लाइंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अप्लाई करें। तो पिछली बार आपने जब वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी बताई थी तो मैंने नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल के बारे में बताया। तो हमारा जो बॉक्स है उसकी लिमिट क्या है, 0 से शुरू होकर अभी हम एक्स एक्सिस की ही बात कर रहे हैं ना, तो 0 से लेके कितने तक ए है, तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट 0 टू ए मॉड ऑफ एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी। नॉर्मली आप किताबों में इसको अगर हम सिंपल बोले तो साई स्क्वायर डी साई इज इक्वल टू 1 है ना। अब हमारा जो साई एक्स था या साई जैसे हम कह रहे हैं वो क्या था हमारा, 0 टू ए मॉड ऑफ ए साइन ऑफ n1 पाई बाय ए ऑफ एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ढंग से लिखें तो ए स्क्वायर हम बाहर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 0 टू ए साइन स्क्वायर n1 पाई बाय ए ऑफ एक्स dx, सॉरी ये x यहाँ आना चाहिए, x ऑफ dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम कॉस के फॉर्मेट में कॉस टू थीटा के में इसमें कन्वर्ट कर लें और इसको हम सॉल्व करें। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर इंटू ए बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो फाइनल ए की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाय ए। ठीक है, ये है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हमारा फाइनल वेव फंक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या बना, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a साइन ऑफ कितना, n1 पाई बाय a ऑफ x। इसी तरह से अगर हम y एक्सिस के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, y बाय अंडर रूट ऑफ 2, y एक्सिस के अलोंग हमने लेंथ को मान लिया भी, तो वो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ n2 पाई बाय b इंटू y। ठीक है, और z एक्सिस के अलोंग लिख ले हम तो क्या लिख देंगे, c लेंथ मान ले रहे हैं, 2 अंडर रूट ऑफ 2 बाय c साइन ऑफ n3 पाई बाय c ऑफ z। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपने वेव फंक्शन के लिखा था, आप जनरलाइज लिखना चाहते हैं तो साई इज इक्वल टू कितना था, x इंटू वाई इंटू जेड, तो आप उससे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 2 2 2 करेंगे तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा आपके पास, अगर हम साई इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड रखें तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे इस चीज को तो ये हमारा वेव फंक्शन जो बन गया है अलोंग द एक्सिस, हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी बाउंड्री क्या थी आपकी, हमारा वेव फंक्शन को हम अलोंग द एक्सिस ले रहे हैं। लेट अस सपोज मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रफ हैंड आउट में ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सिस मान के चलिएगा। ठीक, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 हो गया आपका, और ये हो गया x इज इक्वल टू a, ये भी x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू a। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में मैं ले रही हूँ वेव फंक्शन एक्स। ठीक है, ये मॉर्निंग है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपकी n की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है, ये हो जाती है n की वैल्यू 2 और ये हो जाती है n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 होने पर पार्टिकल का वेव फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 होती है तो मैं थोड़ा सा आपको
ये बताना चाह रही थी, है ना, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर n बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, सेंटर पे होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। मतलब ये इधर हम देखें तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी n बराबर 1 पे कहाँ पे थी, सेंटर पे थी, और n बराबर 2 पे क्या हो गया, ये इस साइड शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स द बाउंड्री, मतलब हाफ हो गई, ठीक है। और हम इधर जाएंगे तो और कम होती जाएगी, ठीक है ना। 1/4 हो जाएगी, थोड़ा सा रफ एक डायग्राम है, ठीक है। आप इसको एक्स एक्स का स्क्वायर मॉड में बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये n बराबर 1 के लिए ये चीज ऐसी हो जाएगी, n बराबर 2 के लिए अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर से अगर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो n बराबर 2 के लिए इस तरह से, n बराबर 3 के लिए भी इस चीज का ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ बाउंड्री, ठीक है। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब px किसके अराउंड, x एक्सिस के अराउंड, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड ऑफ x एक्स का स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल टू x एक्स का स्क्वायर मतलब क्या, x क्या था ये, इसका स्क्वायर कर ले तो कितना हो जाएगा 2/a, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर हुआ, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका n1 पाई x स्क्वायर ना a ऑफ dx। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है। अभी तक हमने एनर्जी आइगन फंक्शन की बात की, अब हम निकालेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू और देखेंगे हम कि एनर्जी डिस्क्रीट कैसे होती है, क्या इक्वली स्पेस्ड है कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी आइगन वैल्यू। तो एनर्जी आइगन वैल्यू निकालने के लिए एनर्जी ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी हमने वेव फंक्शन क्या लिखा था, दैट इज इक्वल टू क्या लिखा था हमारे पास, एक्स की वैल्यू लिखी थी, एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना था आपके पास, एक्स एक्स अगर याद करें आपके पास क्या था, एक्स एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, है ना, बी एक्स प्लस सी, ये वाले को हमने सॉल्व किया था पूरा और ए की वैल्यू निकाल के हमने पास था अंडर रूट ऑफ 2/a, ठीक है, साइन ऑफ n1 पाई बाय a ऑफ x, ये हमारा था, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा रीराइट कर ले और एक इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो हमारी इक्वेशन थी 1/x डेल स्क्वायर x बाय डेल x स्क्वायर प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर e, है ना, ex इज इक्वल टू 0, या हमने इसको लिखा था डेल स्क्वायर x ऑफ डेल x स्क्वायर प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर e x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि इस डेल स्क्वायर x की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन को डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और 2 बार डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे को फाइनली जो डेल स्क्वायर x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस, अगर आप ये देखेंगे तो साइन का कॉस, देखो रूट 2/a वैसे का वैसे ही रहने वाला है, डिफरेंशिएशन करके साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस होगा, और ये अंदर वाले का आएगा n1 पाई बाय a, ठीक है। पहली टाइम जब आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो भी n1 पाई बाय a आएगा और कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन, तो मैं अब डायरेक्टली जहां पर रूट 2/a वैसे ही है तो मैं उसको x लिख सकती हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास n1 पाई बाय a का होल स्क्वायर साइन, चलो मैं इसको डायरेक्टली लिख ले रही हूँ तो इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देती हूँ, दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू किसकी आ गई, डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर की। तो जहां ये डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां पर हम इसको रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस n1 पाई बाय a का होल स्क्वायर इंटू x माइनस, अब मैं इस चीज को थोड़ा इधर ले जा रही हूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा -2m/h क्रॉस स्क्वायर e x ऑफ x, ठीक है। तो अब अगर हम इससे एनर्जी की वैल्यू निकालें तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x हटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ex, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, ex इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर ऊपर गया डिवाइडेड बाय 2m नीचे आया, ये आ गया n1 स्क्वायर
पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब एच क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, तो एच क्रॉस स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो जहां एच क्रॉस स्क्वायर दिख रहा है वहां पर हम क्या लिख लें, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, एन वन स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, तो ये पाई स्क्वायर या आप चाहो तो ये एन वन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, तो एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस कितना बचेगा, एन वन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एम, एक मिनट 2 एम है, सॉरी है ना, ये मैंने जबरदस्ती में एम स्क्वायर लिख दिया, इसको ये एम है ना, इसको एम ही लिखेंगे, 2 एम ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ए क्या है, आपका लेंथ है अलोंग द एक्स एक्सिस। आप सिमिलरली अगर हम एनर्जी अलोंग द वाई एक्सिस लिखना चाहते हैं तो क्या था हमारा, एन टू स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और अगर हम जेड एक्सिस के लिए लिखना चाहते हैं तो एन 3 कह दे रही हूं मैं स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखने की चीज है, ये आ गई, अगर आपने 1 डायमेंशन बोला है तो ये एनर्जी होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, 2 डायमेंशन बोला है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और 3 डायमेंशन बोला है तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो टोटल एनर्जी कितनी होगी आपके पास, एच स्क्वायर आपको सब में से कॉमन दिख रहा है, 8 एम सब में से कॉमन दिख रहा है, तो हमने कॉमन निकाल लिया एच स्क्वायर 8 एम स्क्वायर, दैट इज क्या बच रहा है ऊपर, एन वन स्क्वायर अपॉन कितना बच रहा है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने n बराबर 1 रखा है, ठीक है, तो अगर हम बोले इफ n इज इक्वल टू मैंने 1 रखा, ठीक है, तो एनर्जी कितनी हो गई आपके पास, E, मान लो अभी मैं 1 के लिए बात कर रही हूँ, तो एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, एक ही डायमेंशन में बात करें, ठीक है। अब अगर मैंने 2 रखा है तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप एनर्जी आपकी कितनी आ रही है, E इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर आ रही है ना, E1 कह रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 2 पर कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू E2 कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, दैट इज, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कितना है, 4 टाइम्स ऑफ E1, ठीक है। मतलब पहले वाले एनर्जी लेवल की जो भी वैल्यू है दूसरे वाले एनर्जी लेवल की जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, कितना है, 4 टाइम एनर्जी की जरूरत है। मतलब अगर मैं E1 से E2 में ले जाना चाहती हूँ किसी भी पार्टिकल को, E1 अगर मेरी लोअर एनर्जी स्टेट है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, और उसको मैं सेकेंड एनर्जी स्टेट में ले जाना चाहती हूँ, तो मुझे कितने की एनर्जी प्रोवाइड करनी है, पहले वाली एनर्जी के लिए ले जाने के लिए मैंने अगर E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है तो उसके 4 गुना 4 टाइम्स मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। इसी तरह से आप देखेंगे तो E3 क्या हो जाएगा आपका 9 टाइम्स E1, E4 क्या हो जाएगा 25 टाइम्स E1। इसका मतलब एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है और फिर भी वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, अदरवाइज क्या होना चाहिए 2 टाइम्स, है ना। फिर आगे तो अब ये कितना रिक्वायर्ड एनर्जी हो रही है, 4 टाइम्स। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि एनर्जी लेवल जो है वो डिस्क्रीट है और उनके बीच की स्पेसिंग, मतलब उनके जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, मतलब E1 से अगर E2 में ले जाना है मुझे, तो मुझे 4 टाइम्स, उससे ज्यादा 4 गुना एनर्जी लगेगी, तभी मेरा एटम या इलेक्ट्रॉन जो है या पार्टिकल जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में ले जाता है। तो ये अभी हमने देखा कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या है और एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी अगर हमें पता लगाना है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड एनर्जी लेवल में और फोर्थ एनर्जी लेवल में ले जाना है उसे, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, है ना, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे फ्री एनर्जी, अगर पार्टिकल पोटेंशियल वैल्यू में फ्री है तो उसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, और अगर पार्टिकल जो है
बाउंडेड है, मतलब बाउंड्री पर है जहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो क्या होगा? और हमने ये भी देखा कि वेव फंक्शन मॉड जो हमने बनाया था ना एक्स का, या आपने एक्स लिखा था अलोंग द एक्स एक्सिस पे, तो वेव फंक्शन जो है बाउंड्री पर अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है एट द सेंटर, अगर आप n बराबर 1 पे बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप जाते जा रहे हैं तो टुवर्ड्स इट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द बाउंड्री। तो आज हमने ये टॉपिक देखे। नेक्स्ट क्लास में होगा तो हम इनके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। Thank you for watching.